हेलो हाय स्टूडेंट्स, आपका एएमआर लाइव क्लास है आईटी चैनल पे आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। तो हम इस चैनल पे तैयारी करते हैं सीआईटीएस और आईटी ऑल एग्जाम्स की तैयारी करें। ओके, हम जैसे टेक्निकल हेल्पर की भी वैकेंसी आ रखी है, तो उसके लिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। और इस सीरीज में हम देख रहे हैं फ्रेंड्स निम्मी इलेक्ट्रीशियन MCQ 2000 प्लस क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। और मैं आज जो क्लास लेने जा रहा हूँ वो क्लास नंबर 6 है। ओके, हम इस चैनल पे मैं टेक्निकल हेल्पर से रिलेटेड और आप NMRC DMRC या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी अगर तैयारी करें तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, और अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक करें। अगली क्लास देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे फ्रेंड्स AMR लाइव क्लास आई टी पे आप सभी फ्रेंड्स का स्वागत है। और हम इसमें स्टार्ट करने वाले इलेक्ट्रीशियन जो DRDO DFCCL UPRM अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी अगर आप तैयारी करें तो फ्रेंड्स इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं निम्मी इलेक्ट्रीशियन क्वेश्चन पेपर, जो फ्रेंड्स आज क्लास नंबर 7 है। ओके, और इसमें भी हम जेमिनल DMRC से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। और फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा कि जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है इसमें हमने देखा कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो उन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए मैंने एक अदर प्लेलिस्ट बनाई है जो निम्मी इलेक्ट्रीशियन न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के नाम से है। ओके, तो वहाँ पे मैं जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन के आएंगे उनका मैं सॉल्यूशन भी करवाने वाला हूँ। ओके, तो अभी तक आपने अपने AMR लाइव क्लास आई टी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं ये क्वेश्चंस आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो अभी तक आप अपने इस चैनल पे नए हो और अपने चैनल के टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया तो चैनल को भी ज्वाइन करें। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। संसरण से बचाने के लिए लेड एसिड बैटरी के टर्मिनल पोस्ट पर कौन सा पदार्थ लगाया जाता है? तो ये फ्रेंड्स आपको पूछा जा रहा है कि विच मटेरियल इज अप्लाइड टू द टर्मिनल पोस्ट ऑफ ए लेड एसिड बैटरी टू अवॉइड कोरोजन। जो फ्रेंड्स आपके जो संसरण से बचाने के लिए हम लेड एसिड बैटरी जो टर्मिनल होते हैं, जो फ्रेंड्स आप जो बाहर आउटपुट में सप्लाई लेने के लिए आप जो टर्मिनल देखते हो बैटरी के, तो उन टर्मिनलों को क्या मैं संसरण से बचाने के लिए या कोरोजन से बचाने के लिए आप क्या करते हो, वहाँ पे मैं पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन देखिए, लेड एसिड बैटरी फ्रेंड्स लेड एसिड सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है अगर सेल को लंबे समय तक निष्क्रिय रखा जाता है? तो फ्रेंड्स आपको पता चला कि जब हम सेल को अगर निष्क्रिय में लंबे समय तक अगर रखा जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, उसका जो रेजिस्टेंस का मान वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, वहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं और आप भी अपने जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ इन क्वेश्चंस के अगर आप आंसर दे पाते हो फ्रेंड्स तो आपकी टेक्निकल हेल्पर के लिए जेमिनल DMRC NFCL या DFCCL जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी बड़े एग्जाम्स लगते हैं उनके लिए भी आपके लिए ये क्लासेस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अर्थ टेस्टर डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपको बताना है कि जो अर्थ टेस्टर होता है जो आप अर्थिंग के लिए यूज़ करते हो फ्रेंड्स, अर्थ टेस्टर का जो सिद्धांत होता है वो आपको सिद्धांत के बारे में बताना है। तो अगला इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 1 विभव के विभाजन विधि पर, विभव विधि के पतन पर या प्रतिरोध विधि के पतन पर या धारा के विभाजन विधि पर। ओके, तो आपको आंसर देना है कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका आंसर रहने वाला फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड होता है। ओके, विभव विधि के पतन के सिद्धांत पर वर्क करता है। जो अर्थ टेस्टर होता है वो किस सिद्धांत पर लागू होता है फ्रेंड्स, विभव विधि के पतन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, तारों की वृक्ष प्रणाली डैश के लिए उपयुक्त होती है? फ्रेंड्स जो तारों की वृक्ष प्रणाली या जो ट्री सिस्टम होती है, मैं ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग इज सुटेबल फॉर, जो आपकी जो ट्री सिस्टम जो वायरिंग प्रणाली जो हम उपयोग करते हैं वो किसके लिए हम यूज करते हैं? बहुमंजिला इमारत के लिए, एकल मंजिला इमारत के लिए, औद्योगिक तार लगाने के लिए, मुद्रणालय के मतलब प्रिंटिंग प्रेस के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहने वाला है, तो मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग के लिए हम क्या मतलब बहुमंजिला इमारत के लिए हम क्या करते हैं, मैं तारों की वृक्ष प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर रहेगा। ओके फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके लिए एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आगे आने की भी संभावना रहती है क्योंकि ये निम्मी से बने हुए क्वेश्चन हैं। ओके फ्रेंड्स, जो निम्मी से रिलेटेड जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं हम वो सीरीज देख रहे हैं। यहाँ पे आपने इस सीरीज में देखा ये भी निम्मी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट निम्मी वाले क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, घरेलू वायरिंग के लिए PVC कंडक्ट पाइप के व्यास का पसंदीदा आकार डैश होता है? जो आपकी घरेलू वायरिंग होती है, जो फ्रेंड्स आप घरों में वायरिंग करते हो वहाँ पे जो कंडक्ट पाइप का आप इस्तेमाल करते हो, जो कंडक्ट पाइप का जो डायमीटर होता है, जो डायमीटर कितना लेते हैं? ओके फ्रेंड्स, डोमेस्टिक वायरिंग इज जो कितना मतलब MM का
उसका डायमीटर होता है। तो यहाँ पे 21 mm, 19 mm, 17 mm या 15 mm। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है फ्रेंड्स? 19 mm इसका आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप घरेलू वायरिंग के लिए पीवीसी कंडक्ट पाइप की जो व्यास का जो पसंदीदा आकार कौन सा होता है फ्रेंड्स? जो आईएसआई होता है फ्रेंड्स, जो स्टैंडर्ड जो वैल्यू होती है फ्रेंड्स, वो 19 mm के लिए हम यूज़ लेते हैं। ओके, घरेलू वायरिंग के लिए कंडक्ट पाइप का आकार क्या होना चाहिए? 19 mm होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, धारिता मान क्या होगा यदि संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल कम कर दिया जाए? तो आपको पता चला फ्रेंड्स, जब हम क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर कोई भी प्लेट होती है, अगर उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम कम करते हैं तो वहाँ पे धारिता का मान भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहने वाला? धारिता का मान बढ़ता है, धारिता का मान घटता है, धारिता मान एक समान रहता है या धारिता मान शून्य हो जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहने वाला? धारिता का मान घटता है। तो कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ रिड्यूस, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, एक 3 फेज सिस्टम में 3 फेज वोल्टेज डैश कोण द्वारा प्रतिस्थापित होती है। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि इन ए 3 फेज सिस्टम 3 फेज वोल्टेज आर डिस्प्लेड बाय एन एंगल ऑफ, क्या मतलब आपको ये बताना है कि जो 3 फेज जो वाइंडिंग हम करते हैं उसमें जो कितना डिग्री का फेज डिफरेंस हम लेते हैं। तो यहाँ पे कितना डिग्री का अंतर आएगा? 90 डिग्री का, 120 डिग्री का, 180 डिग्री का या 270 डिग्री का। क्या मतलब जो हम वाइंडिंग स्थापित करते हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो आपकी मोटर होती है, मोटर के अंदर आप जब 3 फेज वायरिंग स्थापित करते हैं तो वहाँ पे जो तीनों फेजों के मध्य जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना डिग्री का होता है? 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। ओके फ्रेंड्स, RYB के मध्य आप कितना फेज डिफरेंस स्थापित करते हैं? 120 डिग्री के फेज डिफरेंस स्थापित हम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 फेज स्टार कनेक्शन में लाइन धारा और फेज धारा के बीच संबंध बताइए। तो फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो 3 फेज जो स्टार कनेक्शन होता है, 3 फेज जो स्टार कनेक्शन होता है उसमें लाइन करंट बराबर होती है फेज करंट। ओके, और वहाँ पे अगर आपको पूछा जाए कि लाइन वोल्टेज बराबर क्या होता है, तो वर्गमूल 3 गुना फेज वोल्टेज होता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका आंसर क्या रहने वाला? लाइन करंट बराबर क्या होता है? फेज करंट। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। यह आपको कन्फर्म ध्यान रखना होता है फ्रेंड्स कि स्टार में क्या होता है? लाइन करंट बराबर होती है फेज करंट, और डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है? लाइन वोल्टेज बराबर होता है फेज वोल्टेज। ओके फ्रेंड्स, और वहाँ पे जो फेज करंट होती है फ्रेंड्स, या आप अगर लाइन करंट निकालते हो तो लाइन करंट बराबर क्या होता है? वर्गमूल 3 गुना फेज करंट होता है। ओके फ्रेंड्स, ये डेल्टा और स्टार में ये क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, तो इन क्वेश्चंस की ये जो वैल्यू ये आप जरूर याद रखें। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, डेल्टा सिस्टम में 3 फेज शक्ति का सूत्र डैश होता है। जो आपको डेल्टा सिस्टम में जो 3 फेज जो शक्ति हो, जो पावर होती है फ्रेंड्स, उसके लिए आपको सूत्र पूछा जा रहा है कि कौन सा सूत्र हम अप्लाई करते हैं। तो P बराबर क्या होता है? वर्गमूल 3 फेज वोल्टेज इंटू फेज करंट इंटू कोस थीटा लेते हैं, या वर्गमूल 3 गुना लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट इंटू कोस थीटा, या 3 मल्टीप्लाई फेज वोल्टेज इंटू लाइन करंट मल्टीप्लाई कोस थीटा, या वर्गमूल 3 इंटू फेज वोल्टेज इंटू करंट मल्टीप्लाई कोस थीटा। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहने वाला है? डेल्टा सिस्टम में आपको पूछा जा रहा है तो पावर के लिए हम वर्गमूल 3 गुना लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट मल्टीप्लाई कोस थीटा का यूज हम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, डीसी जनरेटर डैश सिद्धांत पर कार्य करता है। जो आपका डीसी जनरेटर होता है फ्रेंड, डीसी जनरेटर जो आपने नाम सुना है और अच्छे से आपने पढ़ा भी होगा उसके बारे में। ओके, तो फेराडे से लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर वो वर्क करता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर रहने वाला है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, डीसी शंट मोटर को चलाने के लिए प्रयुक्त स्टार्टर का प्रकार होता है। जो फ्रेंड्स आप डीसी शंट मोटर या कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर या डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, आप किसी भी मोटर का अगर आप यूज़ करें तो यहाँ पे डीसी शंट मोटर के बारे में आपको पूछा जा रहा है, तो डीसी शंट मोटर के लिए आप 3 पॉइंट स्टार्टर का आप यूज़ करते हो। ओके, और अगर आपको डीसी सीरीज मोटर के बारे में पूछा जाए तो वहाँ पे 2 पॉइंट स्टार्टर का हम यूज करते हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 पॉइंट स्टार्टर का हम यूज करते हैं। यहाँ पर आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, और आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें, और फ्रेंड्स क्लास अगर पसंद आई हो तो क्लास को लाइक जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, आपका लाइक करने में कुछ नहीं आता। ओके फ्रेंड्स, और आप अभी तक अपने चैनल को शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किसी ट्रांसफॉर्मर में चुंबकीय पुंज गुजरता है। जो आपका जो चुंबकीय पुंज होता है फ्रेंड्स, जो मैग्नेटिक फ्लक्स टेक प्लेस फ्रॉम। ओके, तो यह आपको पूछा जा रहा है जो चुंबकीय पुंज होता है वो गुजरता है प्राथमिक वाइंडिंग से द्वितीय में और द्वितीय से प्राथमिक में। ऑप्शन नंबर 1 हो गया फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी देखिए, प्राथमिक से द्वितीयक में, द्वितीयक से प्राथमिक में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो किसी ट्रांसफॉर्मर जो चुंबकीय पुंज जो गुजरता है फ्रेंड्स, वो आपका प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड सेकेंडरी टू प्राइमरी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर रहने वाला है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। डेल्टा में कनेक्ट होने पर एक ही आगमनात्मक लोड की तुलना में 3 चरण स्टार कनेक्टेड इंडक्टिव लोड द्वारा खपत की जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको पूछा जा रहा है द पावर ऑफ कंज्यूम्ड
बाय ए 3 फेज स्टार कनेक्टेड इंडक्टिव लोड। जो आपका जो स्टार कनेक्शन में जो इंडक्टिव लोड क्या होता है, कनेक्टेड है। ओके फ्रेंड्स, वहाँ पे आपको कंपेयर टू द सेम इंडक्टिव लोड, जो लोड हम इंडक्टिव लोड जो स्टार कनेक्शन में लगा रखे वही इंडक्टिव लोड हम क्या लगा रखे डेल्टा में लगा रखे। ओके, तो इंडक्टिव लोड व्हेन कनेक्टेड इन डेल्टा विल बी, जो आप जो उसके अंदर मतलब देखते हो स्टार में जो पावर कंज्यूम हो रही है, जो खपत हो रही है फ्रेंड्स, वो क्या डेल्टा में भी उतनी होगी। तो ये आपको पूछा जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे डेल्टा में कनेक्टेड होने पर एक ही आगमनात्मक लोड की तुलना में 3 चरण स्टार कनेक्टेड इंडक्टिव लोड द्वारा खपत की जानी चाहिए। क्या मतलब 1/3 टाइम के लिए 1/3 होता है फ्रेंड्स। ओके, 1/3 पावर कंज्यूम होगी। तो अगला क्वेश्चन देखिए, किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता का अधिकतम मान होता है जब कॉपर हानि आयरन हानि के बराबर होता है, कॉपर हानि आयरन हानि से अधिक होता है, कॉपर हानि आयरन हानि से कम होता है, या कॉपर हानि 0 होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहने वाला है, ये आपको बताना है फ्रेंड्स। किसी ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है फ्रेंड्स, आपको मैं ये क्वेश्चंस भी आपके बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो यहाँ पे जो कॉपर हानि होती है वो फ्रेंड्स आयरन हानि के अगर बराबर होती है तो ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर रहने वाला, कॉपर लॉसेज इज इक्वल टू आयरन लॉसेज। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के उपयोग द्वारा निम्न में से क्या बढ़ाई जा सकती है। तो फ्रेंड्स, आप जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर जब यूज़ करते हो या ट्रांसफार्मर का आप कहीं पे भी अगर यूज़ करते हो, तो वहाँ पे आप जब ट्रांसफार्मर का आपको यूज़ पूछा जाए और उसका सिद्धांत पूछा जाए तो वो क्या आंसर रहता है फ्रेंड्स। अगर ये म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर क्या करता है, ट्रांसफार्मर वर्क करता है, या अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है, यह वर्क करता है। ओके, अब आपको पूछा जा रहा है कि स्टेप अप जो ट्रांसफार्मर होता है वो किसको कम ज़्यादा करता है या किसको बढ़ाया जा सकता है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफार्मर के द्वारा क्या वोल्टेज को बढ़ाते हैं, पावर को बढ़ाते हैं, धारा को या आवृत्ति को। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहने वाला है, वोल्टेज को हम बढ़ाते हैं। ओके, मैं ट्रांसफार्मर की सहायता से हम किसको बढ़ा सकते हैं, वोल्टेज को कम ज़्यादा करते हैं। ओके फ्रेंड्स, स्टेप अप और स्टेप डाउन जो ट्रांसफार्मर का हम यूज़ करते हैं, मैं स्टेप अप का मतलब क्या होता है, वोल्टेज को हम बढ़ा रहे हैं। ओके, और उसके अंदर जो टर्नों की संख्या होती है, जो फ्रेंड्स सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या अधिकतम होती है और प्राइमरी जो वाइंडिंग होती है उसमें टर्नों की संख्या कम होती है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको उसी ट्रांसफार्मर को अगर स्टेप डाउन बनाना हो तो आप जो प्राइमरी वाइंडिंग के अंदर आप टर्नों की संख्या अधिकतम देखोगे, और जहाँ पे आपको आउटपुट में क्या चाहिए होती है, कम वोल्टेज चाहिए होती है, तो वहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग में कम टर्न देखते हो। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहने वाला, वोल्टेज को हम कम ज़्यादा करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जब प्राथमिक और द्वितीयक वोल्टेज एक ही वेस्टर्न से प्राप्त होता है तो ट्रांसफार्मर को कहा जाता है। जो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर नहीं आता जो प्राथमिक और द्वितीयक वोल्टेज एक ही वेस्टर्न से प्राप्त होता है, तो ट्रांसफार्मर को डैश कहा जाता है। तो आपको पूछा जा रहा है जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी एक ही वाइंडिंग है और उसी पे हम प्राथमिक वाइंडिंग क्या मतलब इनपुट भी कर रहे हैं और उसी से हम क्या ले रहे हैं, आउटपुट भी ले रहे हैं। ओके, तो उस ट्रांसफार्मर को क्या कहते हैं, 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कहते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं, रिंग टाइप ट्रांसफार्मर या आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है, ऑटो ट्रांसफार्मर होता है फ्रेंड्स। आपने देखा होगा ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक ही वाइंडिंग होती है, उसमें अगर हम स्टेप अप या स्टेप डाउन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, उसमें से पूरी वाइंडिंग होती है फ्रेंड्स। अगर पूरी वाइंडिंग को हम जब इनपुट में अगर सप्लाई दे रहे हो और उसके अगर हाफ वाइंडिंग से अगर सप्लाई ले रहे हो तो वो क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ओके फ्रेंड्स, अगर हम आधी वाइंडिंग को अगर हम सप्लाई दे रहे हो और पूरी वाइंडिंग होती है उससे अगर आउटपुट में सप्लाई ले रहे हो तो वो क्या होता है, स्टेप अप होता है। क्योंकि फ्रेंड्स जिसमें टर्न की संख्या क्या होती है, कम होती है, वहाँ पे वोल्टेज का मान क्या होता है, हमें कम मिलता है, और जहाँ पे टर्न की संख्या अगर उच्चतम अधिकतम होती है तो वहाँ पे आपको वोल्टेज का मान अधिकतम मिलता है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, एमआई प्रकार के यंत्र में डैश होता है। जो फ्रेंड्स आपको एमआई प्रकार जो मूविंग आयरन प्रकार का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके बारे में आपको पूछा जा रहा है कि उसका जो पैमाना होता है वो रेखिक होता है, अरेखिक होता है, घाती पैमाना होता है या लघुगणकीय पैमाना होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहने वाला, अरेखिक पैमाना होता है। ए नॉन लीनियर स्केल होता है फ्रेंड्स। हम जो स्केल यूज़ करते हैं उसमें मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट है। आपको एमआई की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है फ्रेंड्स। एमआई का मतलब क्या, तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो यहाँ पे अरेखिक पैमाना हम यूज करते हैं। और मूविंग कॉइल जो इंस्ट्रूमेंट होता है, एमसी की फुल फॉर्म भी आप जरूर याद रखें, मूविंग कॉइल होता है। ओके, और आपको अगर पीएमएमसी की पूछी जाए तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं। ओके, और ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं ये क्या करते हैं, आरएमएस मान को मापते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। अब यह आपको बताना है फ्रेंड्स, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है क्योंकि ये आपने अगर जितने भी आपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अगर पेपर सोल्व किए हो तो वहाँ पे आपने ऐसे क्वेश्चन जरूर देखे होंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए हम किस यंत्र का उपयोग करते हैं, ये आपको पूछा जा रहा है। मेगर का, वोल्टमीटर का, एमीटर या ओम मीटर। तो यह आपको पता चले कि हम जब मेगर का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे तो हम किसका पता करते हैं, इंसुलेशन का पता करते हैं। ओके, तो इंसुलेशन को मापने के लिए हम किस यंत्र का यूज़ करते हैं, मेगर का उपयोग करते हैं। अगर आप वोल्टेज को मापने के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, वोल्टमीटर का यूज़ करते हो। अगर आप
करंट में किसी सर्किट में बहने वाली धारा का मान अगर पता करना हो तो आप एम्पियर मीटर या एमीटर का यूज़ करते हो। ओके, और आप जब किसी चालक धारा का अगर रेजिस्टेंस मापना चाहते हो तो वहाँ पे क्या करते हो, हम ओम मीटर का यूज करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मेगर का जो मात्रक होता है वो फ्रेंड्स हम जो रेजिस्टेंस लेते हैं वो मेगा ओम में लेते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, पीएमएमसी प्रकार के मीटर का सिद्धांत डैश के समान होता है। जो फ्रेंड्स आपको पूछा जा रहा है कि जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल जो प्रकार का जो एक मीटर होता है उसका जो सिद्धांत होता है वो किसके समान होता है, ये आपको समानता पूछी जा रही है। ओके, द पीएमएमसी टाइप मीटर इज वर्किंग ऑन द प्रिंसिपल एज सेम एज, क्या मतलब वो किसके समान होता है, डीसी जनरेटर के समान होता है, ट्रांसफार्मर के, मूविंग आयरन मीटर के, या डीसी मोटर के। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है यहाँ पे, डीसी मोटर के सिद्धांत पे वो वर्क करता है। ओके फ्रेंड्स, डीसी मोटर के वर्क के क्या होता है, वो सिद्धांत पे वर्क करता है। जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो अभी मैंने आपको फुल फॉर्म बताई थी, ये आप फुल फॉर्म जरूर याद रखें। पीएमएमसी की फुल फॉर्म क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होता है। ओके, और इस किस सिद्धांत पे वर्क करता है, डीसी मोटर के सिद्धांत पे वर्क करता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, जेनर डायोड की शक्ति का अपव्यय। आपकी ये इलेक्ट्रॉनिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस स्टार्ट हो गए। ओके फ्रेंड्स, अभी तक आपने कि मतलब जितने भी क्वेश्चंस देखे वो अपने इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड थे, अब आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में इसमें शामिल हो गई है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जेनर डायोड की शक्ति का अपव्यय होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखिए, शून्य भार धारा पर न्यूनतम होता है, शून्य भार धारा पर अधिकतम होता है, या सदैव शून्य होता है, भार धारा परिवर्तनों से अप्रभावित रहता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहने वाला, जेनर डायोड की जो शक्ति का अपव्यय, क्या मतलब आपको बताना है द पावर डिस्पेंशन ऑफ ए जेनर डायोड। तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स आपका, इज मैक्सिमम व्हेन लोड करंट इज जीरो, क्या मतलब शून्य भार धारा पर क्या होता है, अधिकतम होता है। शून्य भार धारा पर क्या होता है फ्रेंड्स, वो अधिकतम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, इसका आंसर होगा। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, पी प्रकार का अर्धचालक में बहुमत वाले वाहक डैश होता है। तो फ्रेंड्स आपको पी प्रकार का जो अर्धचालक पदार्थ होता है फ्रेंड्स, में पी टाइप और एन टाइप आपने देखा होगा। तो यहाँ पे पी प्रकार के अर्धचालक में पूछा जा रहा है कि किसकी संख्या ज़्यादा होती है, क्या मतलब होल्स की संख्या ज़्यादा होती है, या वहाँ पे फ्री एंड मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। यहाँ पे आपका आंसर क्या रहने वाला, इलेक्ट्रॉन्स की, क्या मतलब सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे पी प्रकार के अर्धचालक के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे होल्स की संख्या क्या होती है, अधिकतम होती है। और अगर आपको एन टाइप प्रकार के अर्धचालक के बारे में पूछा जाता है तो वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, वहाँ पे ज़्यादा होती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, डायोड शब्दावली में पी आई वी से अभिप्राय है डैश, क्या मतलब आपको पी आई वी की फुल फॉर्म पूछी जा रही है। ओके, तो यहाँ पे आंसर क्या रहने वाला, पीक इनवर्स वोल्टेज, पोलरिटी आइडेंटिफिकेशन वैल्यू, पीक इनवर्स वैल्यू या पीक इंस्टेंटेनियस वैल्यू, क्यों तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहने वाला, पीक इनवर्स वोल्टेज होता है। मैं पीक इनवर्स वोल्टेज के मतलब पी आई वी का क्या फुल फॉर्म रहेगी, पी आई वी की फुल फॉर्म पीक इनवर्स वोल्टेज होता है। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, एससीआर डैश जो आपका सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है फ्रेंड्स, उसके बारे में आपको पूछा जा रहा है कि इसमें क्या क्या होता है। में तीन सतहों की तीन लेयर होती है या तीन टर्मिनल होते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये आपको पूछा जा रहा है, या 3 लेयर 4 टर्मिनल डिवाइस होता है, या 4 लेयर 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, या 4 लेयर 4 टर्मिनल डिवाइस होता है। तो फ्रेंड्स आपको आंसर बताना है कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के अंदर कितनी लेयर होती है और कितने टर्मिनल होते हैं, ये आपको पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहने वाला, 4 सतहों 3 सिरे वाली युक्ति होती है, क्या मतलब 4 लेयर 3 टर्मिनल डिवाइस होती है। क्या मतलब उसमें जो परतें होती है फ्रेंड्स वो कितनी लेयर होती है, 4 लेयर होती है, और उसके अंदर जो टर्मिनल होते हैं वो कितने होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, बाइनरी संख्या 0101 कोष्टक बंद आधार क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, क्या मतलब आपको बाइनरी संख्या दे रखी है। बाइनरी संख्या का आधार क्या होता है फ्रेंड्स, आधार अंक कितना होता है, 2 होता है, और डेसिमल संख्या का आधार अंक कितना होता है, 10 होता है, और हेक्साडेसिमल का आधार अंक कितना होता है फ्रेंड्स, 16 होता है। ये आपको ध्यान रखना होता है। ओके फ्रेंड्स, और ऑक्टल संख्या का आधार अंक कितना होता है, 8 होता है। ये सभी आपको ध्यान रखने होते हैं, क्योंकि आपको आधार अंक के बारे में आपको पूछा जा सकता है। बाइनरी संख्या 01012 के बराबर दशमलव संख्या क्या होगी, आपको दशमलव संख्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको एक सीधा सा एक ट्रिक बता देता हूँ, और ये क्वेश्चंस भी मैं आपको सोल्व करवाऊंगा, कि मतलब व्हाइट बोर्ड पे हम सोल्व करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए आपको 0101 दे रखा है। तो यहाँ पे आप जब इकाई का अंक यहाँ से लोगे, यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर 1 है तो यहाँ पे इसको क्या करोगे, यहाँ पे 1 लिखिए, 0 के साथ में हम 2 लिखेंगे, मैं 1 का डबल क्या होगा 2, और 2 का डबल क्या होगा 4 होगा, और 4 का डबल कितना होगा 8 होगा। जो यहाँ पे 1 दे रखा है फ्रेंड्स ये ऑन है, तो इस ऑन अवस्था को हम क्या ले लेंगे, यहाँ पे मान क्या आएगा 4 आ जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 लिया, स्टार्टिंग में क्या लिया 2 की घात 0, 2 की घात 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है। ओके, यहाँ पे 0 का दे रखा है तो यहाँ पे क्या होगा वो ऑफ रहेगा। ओके, और यहाँ पे जो 1 दे रखा है 1 के घात कितनी है अपने, मैं
2 की घात 2 आई। ओके, तो यहाँ पे 4 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और प्लस 1 ये ऑन हो रखा है, तो यहाँ पे 2 की घात 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है, तो 4 प्लस 1 करेंगे तो मान क्या आएगा 5 आएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या रहने वाला है आपका 5 होगा। ओके फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन के बारे में आप टेंशन ना ले, जितने भी क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं ये क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। ओके, आपको क्लासेज में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में अक्सर डी दशमलव संख्या डेज का प्रतिनिधित्व करता है। आपको ये पूछा जा रहा है जो हेक्साडेसिमल होता है फ्रेंड्स, उसका क्या मतलब जो रेंज होती है वो 0 से 16 तक होती है। ओके फ्रेंड्स, 0 से कितना होता है 16 तक होती है। अब वहाँ पे आपने देखा होगा कि हम जो डेसिमल संख्या क्या मतलब दशमलव संख्या तक तो हम क्या लेते हैं 0 से 9 तक लेते हैं। ओके, और उसके बाद में जितनी भी डिजिट्स आती है उसको हम ABCD के द्वारा हम उसको लिखते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये आपको पता चला। अब यहाँ पे हेक्साडेसिमल का आधार अंक कितना होता है 16 होता है। ओके फ्रेंड्स, तो हम 0 से 16 तक की जो भी टेबल आएगी और उसमें क्या 0 से 9 तक के तो अंक होंगे और ABCDEF तक उसके ABCD वाले अंक आते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब अक्सर डी द्वारा दशमलव संख्या कितने में क्या मतलब ये डी आ रहा है फ्रेंड्स, ये कितने पे आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 9 के बाद में कितना आता है 10, 10 पे क्या आता है A आता है, B कितने पे आ रहा है 11 पर, C कितने पे आ रहा है 12 पे और D कितने पे आ रहा है 13 पे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहने वाला है D 13 पे आएगा। ओके, D का प्रतिनिधित्व कौन करता है क्या मतलब D दशमलव संख्या 13 का प्रतिनिधित्व करता है। ओके फ्रेंड्स, यह आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि आपको ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल रिप्रेजेंट, जो आपको ये टेबल दे रखी है फ्रेंड्स ये किसकी टेबल है ये आपको पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में सत्य सारणी दर्शाता है क्या मतलब ये किसको दर्शा रहा है, एक्स और गेट को दर्शा रहा है, नॉट गेट को दर्शा रहा है, एंड गेट को दर्शा रहे हैं या और गेट को। तो फ्रेंड्स मैं आपको इस क्वेश्चन को अभी बता देता हूँ इसका आंसर तो क्या रहने वाला है। और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये नॉट एंड गेट और एंड गेट के अंदर क्या करते हैं हम फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करते हैं, दो वैल्यू ए और बी को हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। और गेट के अंदर क्या होता है और गेट के अंदर हम प्लस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, और नॉट एंड गेट के अंदर क्या करते हैं हम पहले क्या करते हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद में उसका विपरीत आउटपुट लेते हैं। और गेट के अंदर क्या होता है हम फ्रेंड्स प्लस कर में एक्स और गेट के अंदर क्या होता है हम उनको पहले प्लस करते हैं और उसका जो आउटपुट का अंदर क्या लेते हैं हम विपरीत लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्या मतलब उसके बाद में क्या लगा होता है नॉट गेट लगा होता है। ओके, नॉट गेट क्या करता है जो हम इनपुट करते हैं उसको आउटपुट में कन्वर्ट करता है तो उसका रिवर्स लेता है। क्या मतलब हम 0 इनपुट कर रहे हैं तो उसका आउटपुट में क्या मिलेगा हमें 1 मिलेगा, और अगर हम 1 इनपुट कर रहे हैं तो उसका आउटपुट में क्या मिलता है हमें 0 मिलता है। ओके, आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पे आपको जो सारणी दे रखे क्या मतलब ए पे 0 दे रखा है, बी पे 0 मिलता है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहने वाला ये नॉट नन गेट है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ आपको जो दर्शा रखा है ये नन गेट के बारे में दर्शाया गया है। ओके, निम्नलिखित में सत्य सारणी दर्शाता है, यहाँ पे आपका आंसर क्या रहने वाला नन गेट। ओके फ्रेंड्स, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। ओके, निम्नलिखित में से प्रतीक दर्शाते जो आपको प्रतीक साइन ये दर्शा रखा है फ्रेंड्स, आप इस प्रतीक साइन को और मैं जूम कर देता हूँ, आप अच्छे से देख लीजिए और ये कौन सा सिंबल दे रखा है ये आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे देखिए ये जो ए और बी दे रखा है और ये जो आपकी ये लेट दे रखी है। ओके, ये जो सिंबल बन रखा है ए प्लस कोष्टक में बंद बी। ओके, तो यहाँ पे इनके जो साइन होते हैं ये सब कुछ मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो ओके, तो यहाँ पे आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। और क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करें। ओके फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू।